सोचिए, अगर अब्राहम लिंकन बार बार की हार के बाद राजनीति छोड़ देते, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाने का सपना त्याग देते, अगर गैलीलियो दुनिया की हंसी उड़ाने से डर जाते, तो शायद आज हमारी दुनिया अंधेरे और अज्ञान में डूबी होती। सच यह है कि आपकी कामयाबी इतनी बड़ी हो सकती है कि कल तक जो लोग आपको छोटा समझते थे वो भी झुककर आपको सलाम करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है अपने अंदर वो आग जगाना जो कभी बुझती ना हो। आज हम नेपोलियन हिल की प्रिंसिपल्स पर चलकर समझेंगे कि सफलता की असली ज्वाला कहां से आती है और कैसे उसे जलाए रखें। चैप्टर 1। आग कहां से आती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वो अपने आप से पूछता है, मैं क्यों यहां हूं, मेरा मकसद क्या है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं। और इसी सवाल का जवाब है आग, यानी बर्निंग डिजायर। नेपोलियन हिल ने बहुत गहराई से कहा था, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, नॉट अ होप, नॉट अ विश, बट अ कीन पल्सेटिंग डिजायर विच ट्रांसेंड्स एवरीथिंग। यानी कामयाबी की शुरुआत उम्मीद या ख्वाहिश से नहीं होती, बल्कि एक जलती हुई चाह से होती है जो इंसान को रातों की नींद और चैन छीन ले। अगर ये आग नहीं है तो सबसे बड़ा विजन भी अधूरा है। सोचिए, थॉमस एडिसन अगर सिर्फ ख्वाहिश करते कि काश एक दिन अंधेरे को रोशनी में बदल सकूं, लेकिन बर्निंग डिजायर न रखते, तो शायद आज भी इंसान अंधेरे में ऑयल लैंप्स और कैंडल्स पर निर्भर होता। एडिसन ने 10,000 से ज्यादा असफल प्रयोग किए। हर बार उनका लैंप बुझ गया, हर बार फिलामेंट्स टूटे, लेकिन उनका डिजायर बुझा नहीं। यही डिजायर उन्हें ऑर्डिनरी इन्वेंटर से एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएटर बना गया। यही डिजायर था जिसने दुनिया को इलेक्ट्रिक बल्ब दिया। और यही प्रिंसिपल हर महान इंसान के जीवन में कॉमन थ्रेड की तरह मिलता है। अगर हम 1900 से पहले के महान लोगों की कहानियां देखें तो एक बात साफ नजर आती है, बर्निंग डिजायर के बिना कोई महान खोज, कोई महान उपलब्धि और कोई महान आंदोलन संभव नहीं हुआ। गैलीलियो गैलीली को देखिए, जब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, तब गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप से देखा कि धरती नहीं बल्कि सूर्य केंद्र है। पूरा समाज उनके खिलाफ हो गया। चर्च ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, ट्रायल हुआ, सजा मिली, लेकिन बर्निंग डिजायर ने उन्हें सच्चाई बोलने से रोका नहीं। यही डिजायर था जिसने फ्यूचर जनरेशंस को नया विजन दिया। आइजैक न्यूटन की कहानी भी ऐसी ही है। न्यूटन ने जब ग्रेविटी का नियम लिखा तो लोग उसे सिर्फ एक एप्पल गिरने की घटना मानकर नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन न्यूटन का डिजायर था कि दुनिया के नियमों को समझा जाए, डिकोड किया जाए। यही बर्निंग डिजायर उन्हें रात दिन कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस में डुबोकर रखता था। परिणाम, पूरी साइंस की दिशा बदल गई। अब सवाल है, ये आग आती कहां से है? क्या ये जन्मजात गिफ्ट है या कोई भी इसे पैदा कर सकता है? सच ये है कि डिजायर को कोई भी इंसान अपने अंदर डेवलप कर सकता है। डिजायर पैदा होती है क्लैरिटी से, जब आपको साफ पता हो कि आप क्यों कुछ हासिल करना चाहते हैं। बहुत से लोग लाइफ में गोल्स तो रखते हैं, लेकिन रीजंस क्लियर नहीं होते, और जब रीजंस क्लियर नहीं होते तो डिजायर कभी आग में नहीं बदलती। यही वजह है कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में बार बार कहा कि सबसे पहले लिखो, वाई डू यू वॉन्ट सक्सेस। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं क्यों सफल होना चाहता हूं। जब तक ये क्यों गहराई से आपके दिल को न छूले, तब तक आपकी चाहत ख्वाहिश भर है, आग नहीं। बर्निंग डिजायर की एक और खासियत है, ये आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। एक ऑर्डिनरी इंसान जो हर दिन अपनी जॉब कर रहा है, अपनी रूटीन में जी रहा है, वो भी अगर किसी मिशन के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा दे तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। हिस्ट्री इसका प्रूफ है। अब्राहम लिंकन को देखिए, उनका बचपन गरीबी में बीता, फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम मिली, बार बार इलेक्शंस हारे, डिप्रेशन से जूझे, लेकिन उनका बर्निंग डिजायर था अपने देश की सेवा करना और स्लेवरी के खिलाफ खड़े होना। यही डिजायर उन्हें बार बार गिरने के बाद खड़ा करती रही, और यही आग 1860 में उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बना गई। बर्निंग डिजायर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह एनर्जी पैदा करती है। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है तो आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप आता है, आपको कोई पुश नहीं करना पड़ता। इमेजिन कीजिए, अगर एडिसन को हर सुबह कोई कहता कि जागो, एक्सपेरिमेंट्स करो, तो वो कभी 10,000 फेलियर्स तक नहीं पहुंचते। लेकिन बर्निंग डिजायर ने ही उन्हें हर असफलता को एक लेसन की तरह देखने पर मजबूर किया। डिजायर आपको ऑब्स्टिकल्स से लड़ने की ताकत देता है, क्योंकि आपके सामने आपका बड़ा विजन खड़ा होता है।
साइंस भी यही कहती है। मॉडर्न साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जब इंसान किसी चीज को इंटेंसली डिजायर करता है तो उसका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन और फोकस को बढ़ाता है। यानी बर्निंग डिजायर सिर्फ इमोशनल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि बायोलॉजिकल रियलिटी है। यही केमिकल आपको बार बार कोशिश करने पर मजबूर करता है, आपको रेस्टलेस रखता है जब तक आप गोल अचीव न कर लें। यही कारण है कि बिना डिजायर के कोई भी सिस्टम, कोई भी रूटीन, कोई भी मेहनत टिकती नहीं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप इस आग को कैसे पैदा कर सकते हैं? लाइफस्टाइल टिप बहुत सिंपल है। हर सुबह लिखिए, आज मैं क्यों सफल होना चाहता हूं। जब आप रोज ये लिखते हैं तो आपका दिमाग क्लैरिटी से भरता है, और क्लैरिटी ही आग का फ्यूल है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मुझे पैसे कमाने हैं तो ये वीक डिजायर है। लेकिन अगर आप लिखते हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं क्योंकि मैं अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहता हूं, उन्हें बेहतर लाइफ देना चाहता हूं और अपनी आने वाली जनरेशन्स को एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहता हूं, तो ये रीजन गहरा और पावरफुल है। यही रीजन आपके अंदर आग जलाएगा जो आपको रात दिन काम करने पर मजबूर करेगा। बर्निंग डिजायर का मतलब सिर्फ पैसा या स्टेटस नहीं है। डिजायर वो है जो आपकी सोल को ड्राइव करे। न्यूटन का डिजायर था नॉलेज के लिए, गैलीलियो का डिजायर था ट्रूथ के लिए, लिंकन का डिजायर था जस्टिस के लिए। इसीलिए आपको भी अपना वाई ऐसा चुनना है जो आपकी सोल से जुड़ता हो। यही फायर आपको हर डिस्ट्रैक्शन और हर ऑब्स्टिकल से ऊपर उठने की ताकत देगा। और याद रखिए, बर्निंग डिजायर हमेशा टेस्टिंग से गुजरती है। जब आप किसी बड़े गोल की ओर बढ़ते हैं तो आपको बार बार चैलेंजेस मिलते हैं। ये चैलेंजेस एक्चुअली फायर टेस्ट हैं। क्या आपकी चाहत सिर्फ विश थी या सच में आग थी? एडिसन के फेलियर्स, लिंकन की हार, गैलीलियो का प्रोसिक्यूशन, ये सब उनके डिजायर की टेस्टिंग थी, और उन्होंने साबित किया कि उनकी चाहत विश नहीं बल्कि आग थी। आग बाहर से नहीं आती, आग आपके अंदर से पैदा होती है। यह क्लैरिटी से आती है, यह पर्पस से आती है, यह पैशन से आती है। जब तक आप हर सुबह अपने वाई को नहीं लिखेंगे तब तक आपका डिजायर कमजोर रहेगा। लेकिन जिस दिन आपकी क्लैरिटी क्लियर हो गई, उस दिन आपकी आग इतनी तेज होगी कि दुनिया की कोई ताकत उसे बुझा नहीं पाएगी। यही आग है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। यही आग है जिसने एडिसन को बल्ब, न्यूटन को लॉज ऑफ मोशन, गैलीलियो को टेलीस्कोप और लिंकन को प्रेसिडेंसी दी। और यही आग आपके अंदर भी सो रही है, बस उसे जगाने की देर है। चैप्टर 2, इमेजिनेशन की ताकत। जिंदगी में सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, क्योंकि अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मजदूर ही दुनिया के सबसे बड़े मिलियनेयर होते। सच्चाई यह है कि मेहनत तभी असरदार होती है जब उसके पीछे इमेजिनेशन की ताकत जुड़ी हो। नेपोलियन हिल ने साफ लिखा था कि इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड वेयर मैन्स डिजायर्स आर गिवन शेप, फॉर्म एंड एक्शन। यानी आपके दिमाग की कल्पना ही वो जगह है जहां आपकी चाहतें रूप लेती हैं और हकीकत में बदलना शुरू होती है। आप जो तस्वीर अपने दिमाग में देखते हैं वही आपकी असली जिंदगी की दिशा तय करती है। यही कारण है कि सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक्शन से पहले इमेजिनेशन जरूरी है। सोचिए, गैलीलियो गैलीली ने जब अपनी टेलीस्कोप आसमान की ओर मोड़ी तो वो सिर्फ मैकेनिकल लेंसेज से नहीं देख रहे थे बल्कि इमेजिनेशन से देख रहे थे। बाकी दुनिया ने टेलीस्कोप से शायद तारों की गिनती देखी होती, लेकिन गैलीलियो ने इमेजिनेशन से एक नया विजन देखा कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। उनके इमेजिनेशन ने पूरे साइंस का फाउंडेशन बदल दिया। यही फर्क है ऑर्डिनरी विजन और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इमेजिनेशन में। आइजैक न्यूटन की कहानी भी इसका सबूत है। एक साधारण इंसान ने जब एक एप्पल को पेड़ से गिरते हुए देखा तो उसने बस ग्रेविटी का असर महसूस किया और आगे बढ़ गया। लेकिन न्यूटन ने उसी सीन को इमेजिनेशन से देखा। उन्होंने सोचा, अगर एप्पल को धरती अपनी ओर खींच सकती है तो क्या यह फोर्स चांद और ग्रहों को भी खींचता है? और यही इमेजिनेशन ग्रेविटी का यूनिवर्सल लॉ बन गई, जिसने पूरी फिजिक्स की परिभाषा बदल दी। हिस्ट्री के पन्नों में जितने भी बड़े डिस्कवरीज या ब्रेक थ्रूज हुए हैं, उनकी जड़ में इमेजिनेशन ही थी। कोलंबस ने जब नई दुनिया की कल्पना की तो लोग हंसते थे कि धरती सपाट है और वो समुद्र से गिर जाएगा, लेकिन उनकी इमेजिनेशन ने उन्हें अमेरिका की खोज तक पहुंचा दिया। जेम्स वॉट ने जब स्टीम इंजन को प्रैक्टिकल बनाने का सपना देखा तो उसके पीछे भी इमेजिनेशन थी कि मशीनें सिर्फ हाथों से नहीं, भाप से भी चल सकती हैं। चार्ल्स बैबेज ने जब पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया तो वो भी इमेजिनेशन थी,
जब लोग टाइपराइटर तक से आगे सोच भी नहीं पा रहे थे। ये सारे एग्जाम्पल्स 1900 से पहले के हैं और ये साबित करते हैं कि इमेजिनेशन सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये सक्सेस का सबसे बड़ा हथियार है। साइकोलॉजी भी इस बात को सपोर्ट करती है। अर्ली साइकोलॉजी रिकॉर्ड्स और बाद की स्टडीज ने यह पाया कि इमेजिनेशन क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज का सबसे बड़ा सोर्स है। जब इंसान विजुअलाइजेशन करता है, यानी दिमाग में खुद को अपने गोल को अचीव करते हुए इमेजिन करता है, तो उसका ब्रेन उन न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट कर देता है जैसे वो असल में काम कर रहा हो। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने भी यह साबित किया है कि विजुअलाइजेशन और रियल एक्शन के दौरान ब्रेन लगभग सेम एरियाज एक्टिवेट करता है। यानी अगर आप रोज दिमाग में अपनी सक्सेस की मूवी चलाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाने के लिए प्रोग्राम होने लगता है। और यही वो सीक्रेट है जिसे सारे सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते आए हैं। इमेजिनेशन का एक और पहलू है, ये आपको दुनिया से अलग देखने की कैपेसिटी देता है। ऑर्डिनरी लोग वही देखते हैं जो सामने है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग इमेजिनेशन से वो देखते हैं जो अभी है ही नहीं। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है जो पहले से मौजूद आइडियाज हैं उन्हें नए तरीके से यूज करना। क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब है वो आइडियाज जो सीधे इन्फिनिट इंटेलिजेंस से आते हैं, यानी पूरी तरह नए और रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स। न्यूटन और गैलीलियो की डिस्कवरीज क्रिएटिव इमेजिनेशन से निकली थीं। वहीं जेम्स वॉट या बैबेज ने सिंथेटिक इमेजिनेशन से पुरानी चीजों को नए तरीके से यूज किया। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप अपनी इमेजिनेशन को कैसे डेवलप करें? लाइफस्टाइल टिप सिंपल है। हर रात सोने से पहले 2 मिनट अपनी सक्सेस की मेंटल मूवी चलाइए। इमेजिन कीजिए कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। अगर आपका गोल पढ़ाई में टॉप करना है तो अपने आप को सर्टिफिकेट लेते हुए इमेजिन कीजिए, पेरेंट्स को प्राउड महसूस करते हुए देखिए। अगर आपका गोल बिजनेस है तो अपने आप को क्लाइंट्स के साथ सक्सेसफुल डील्स करते हुए इमेजिन कीजिए। ब्रेन इस इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच फर्क नहीं कर पाता और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस आपको उसी डायरेक्शन में पुश करता है। यही नाइटली इमेजिनेशन आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाकर फोकस बनाए रखती है। इमेजिनेशन की ताकत इतनी गहरी है कि ये आपके आइडेंटिटी को बदल देती है। जब आप बार बार खुद को उस मेंटल पिक्चर में देखते हैं तो आपका दिमाग उसे ट्रूथ मान लेता है, और जब ब्रेन किसी चीज को ट्रूथ मान ले तो बॉडी और बिहेवियर उसी के हिसाब से एक्ट करने लगते हैं। यही कारण है कि जो लोग सक्सेस को विविडली इमेजिन करते हैं उनकी परफॉर्मेंस दूसरों से कई गुना बेहतर होती है। अर्ली रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम से पहले विजुअलाइजेशन किया उनकी सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली हायर थी। मॉडर्न स्टडीज ने इसे क्वांटिफाई भी किया। विजुअलाइजेशन करने वालों की परफॉर्मेंस लगभग 20% बेटर पाई गई। यानी इमेजिनेशन सिर्फ ड्रीम नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन टूल है। लेकिन इमेजिनेशन को सही डायरेक्शन देना जरूरी है। अगर आप नेगेटिव इमेजिनेशन करेंगे, फेल होने, रिजेक्ट होने या डरने की मेंटल मूवी चलाएंगे तो वही रियलिटी बनेगी। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन को डिजायर के साथ जोड़ना जरूरी है। बर्निंग डिजायर आपकी आग है और इमेजिनेशन उस आग को शेप देती है। डिजायर बिना इमेजिनेशन अधूरी है और इमेजिनेशन बिना डिजायर बेमकसद है। दोनों मिलकर ही एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स देते हैं। इमेजिनेशन वो ताकत है जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में ट्रांसलेट करती है। गैलीलियो ने आसमान को नया विजन दिया। न्यूटन ने गिरते हुए एप्पल में पूरी ग्रेविटी देखी। कोलंबस ने नई दुनिया डिस्कवर की। वॉट ने स्टीम इंजन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दिया और बैबेज ने कंप्यूटर एज की नींव रखी। इन सब के पीछे इमेजिनेशन थी। अब आपकी बारी है। हर रात 2 मिनट अपनी सक्सेस की मेंटल मूवी चलाइए। अपने दिमाग की स्क्रीन पर वो तस्वीर बनाइए जो आप बनना चाहते हैं। धीरे धीरे वही तस्वीर आपकी रियलिटी बन जाएगी। और याद रखिए, जितना बड़ा आपका इमेजिनेशन होगा उतनी ही बड़ी आपकी रियलिटी होगी। चैप्टर 3, फेथ और सेल्फ बिलीफ। जिंदगी में चाहे आपके अंदर कितना भी बर्निंग डिजायर हो, इमेजिनेशन कितनी भी पावरफुल हो, अगर फेथ नहीं है तो सब कुछ अधूरा है। बिना विश्वास आपकी आग बुझ जाएगी। फेथ वो अदृश्य ताकत है जो आपके दिमाग को डाउट से डिसिप्लिन की ओर शिफ्ट करती है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा, वट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी अगर दिमाग किसी चीज को कंसीव कर सकता है और उस पर बिलीव कर सकता है तो इंसान उसे अचीव कर सकता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द है बिलीव, क्योंकि बहुत से लोग सपने देखते हैं,
इमेजिनेशन करते हैं, मेहनत भी शुरू करते हैं, लेकिन जब पहले झटके लगते हैं तो उनका बिलीफ टूट जाता है। और टूटे हुए बिलीफ के साथ कोई भी सफलता संभव नहीं है। फेथ ही वो शक्ति है जो आपके अंदर रेजिलियंस पैदा करती है। हिस्ट्री में एब्राहम लिंकन की कहानी फेथ की सबसे बड़ी मिसाल है। 1832 से लेकर 1868 के बीच उन्होंने 8 बार इलेक्शंस लड़े और हर बार हार का सामना किया। किसी ऑर्डिनरी इंसान के लिए इतना काफी होता है, 1, 2, 3 नहीं बल्कि 8 बार की हार। लेकिन लिंकन के अंदर एक अटूट फेथ था कि एक दिन वो अपने देश की सेवा करेंगे और अमेरिका को स्लेवरी जैसी काली परंपरा से आजाद करेंगे। यही फेथ उन्हें हर हार के बाद उठाता रहा। सोचिए, अगर लिंकन पहली या चौथी हार के बाद ही मान जाते कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बना ही नहीं हूं, तो क्या आज दुनिया उन्हें उस इंसान के रूप में जानती जिसने पूरी नेशन की दिशा बदल दी? बिल्कुल नहीं। आखिरकार 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उनका फेथ इतना गहरा था कि वो खुद को बार बार कहते थे, फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज ओनली अ लेसन। यही उनका सेल्फ बिलीफ था जिसने उन्हें इतिहास के सबसे रिस्पेक्टेड लीडर्स में खड़ा कर दिया। फेथ सिर्फ रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी तक सीमित नहीं है। फेथ का मतलब है अपने आप पर विश्वास करना, अपनी जर्नी पर विश्वास करना और अपने विजन पर विश्वास करना। डाउट आपको कमजोर बनाता है, लेकिन फेथ आपको डिसिप्लिन और करेज देता है। डाउट कहता है शायद मैं कर न पाऊं, फेथ कहता है मैं कर सकता हूं और रास्ता खुद बनाऊंगा। डाउट आपके दिमाग को नेगेटिव इमेजिनेशन की ओर खींचता है, जबकि फेथ आपके इमेजिनेशन को कंस्ट्रक्टिव बनाता है। यही कारण है कि फेथ और सेल्फ बिलीफ के बिना बर्निंग डिजायर और इमेजिनेशन भी खोखली हो जाती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। मॉडर्न रिसर्च बताती है कि जब इंसान एफर्मेशंस और पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम्स अडॉप्ट करता है तो उसका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। ये पाथवेज सेल्फ डाउट से सेल्फ कॉन्फिडेंस की ओर माइंड को रिवायर करते हैं। यानी फेथ कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लिटरली आपके ब्रेन की वायरिंग बदल देता है। सेल्फ बिलीफ से कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और डोपामीन जैसे मोटिवेशन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यही बायोलॉजिकल शिफ्ट आपके अंदर रेजिलियंस और एनर्जी पैदा करता है। नेपोलियन हिल ने एफर्मेशंस और ऑटो सजेस्शन की शक्ति पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि बार बार अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना फेथ को मजबूत करता है। हिस्ट्री में फेथ की और भी कई इंस्पायरिंग मिसालें हैं। महात्मा गांधी का फेथ था कि नॉन वायलेंस और ट्रूथ से भी एम्पायर को हिलाया जा सकता है, और उनका यह बिलीफ ही मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत बना। गैलीलियो का फेथ था कि उनकी टेलीस्कोप से देखी गई सच्चाई इवेंचुअली दुनिया तक पहुंचेगी, भले ही आज लोग उन्हें गलत ठहराएं। न्यूटन का फेथ था कि यूनिवर्स एक निश्चित नियमों पर चलता है और वो नियम इंसान समझ सकता है। यही फेथ उन्हें सालों तक अकेले कैलकुलेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करने की ताकत देता रहा। हर महान खोज और आंदोलन के पीछे फेथ और सेल्फ बिलीफ ही वो ईंधन था जिसने इंसानों को ऑर्डिनरी सीमाओं से ऊपर उठाया। अब सवाल है, फेथ को कैसे डेवलप करें? लाइफस्टाइल टिप बहुत सिंपल है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरीली पावरफुल है। हर दिन एफर्मेशंस बोलिए, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं अपनी लिमिट से आगे बढ़ सकता हूं, मेरी मेहनत का फल मिलेगा। शुरू में आपको लगेगा कि ये बस शब्द हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी थॉट को बार बार दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे ट्रूथ मान लेता है। धीरे धीरे ये एफर्मेशंस डाउट्स को रिप्लेस कर देते हैं। यही प्रोसेस फेथ बिल्ड करता है। फेथ की असली परीक्षा तब होती है जब आप फेलियर्स और रिजेक्शंस का सामना करते हैं। बर्निंग डिजायर और इमेजिनेशन आपको स्टार्ट करने की ताकत देते हैं, लेकिन जब जिंदगी आपको गिराती है तभी फेथ टेस्ट होता है। फेथ ही वो आवाज है जो कहती है, एक बार और कोशिश करो। लिंकन की 8 हारों के बाद भी यही आवाज थी जिसने उन्हें उठाया। एडिसन के 10,000 फेलियर्स के बाद भी यही आवाज थी जिसने उन्हें रुकने नहीं दिया। और यही आवाज आपकी जिंदगी में भी बार बार गूंजेगी अगर आप फेथ को सच में डेवलप कर लेते हैं। फेथ और सेल्फ बिलीफ आपकी सफलता की बैकबोन है। बिना फेथ आपका डिजायर अधूरा है, आपकी इमेजिनेशन डायरेक्शनलेस है और आपकी मेहनत बेकार है। फेथ आपको डिसिप्लिन देता है, करेज देता है और रेजिलियंस देता है। फेथ आपको हार के बाद उठने की ताकत देता है। अब्राहम लिंकन की तरह अगर आपके अंदर अटूट फेथ है तो कोई भी असफलता आपकी मंजिल नहीं रोक सकती।
और अगर आप रोज एफर्मेशन से अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करेंगे तो आपका ब्रेन खुद आपको सक्सेस की ओर पुश करेगा। तो आज से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू कीजिए। रोज सुबह और रात एफर्मेशंस बोलिए, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। यही आपके ब्रेन को नए बिलीफ पैटर्न सिखाएगा और यही फेथ आपकी आग को कभी बुझने नहीं देगा। और याद रखिए, नेपोलियन हिल ने बिल्कुल सही कहा था, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। कंसीव करना इमेजिनेशन है, बिलीव करना फेथ है। जब ये दोनों मिलते हैं तो अचीवमेंट अपने आप आती है। चैप्टर 4, परसिस्टेंस, हार के बाद की जीत। सफलता की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वो कभी पहले प्रयास में नहीं मिलती। असफलता रास्ते का हिस्सा है, लेकिन परसिस्टेंस यानी बार बार गिरने के बाद भी खड़े होने की ताकत, वो फ्यूल है जो ऑर्डिनरी इंसानों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। डेटा बताता है कि 19वीं सेंचुरी में शुरू हुई ज्यादातर कंपनियां पहले 10 सालों में बंद हो गईं। मार्केट की कठिनाइयां, रिसोर्सेज की कमी, टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस, इन सब ने हजारों बिजनेस को खत्म कर दिया। लेकिन जो टिके रहे वही आज जायंट्स बने। यही पैटर्न हर फील्ड में देखने को मिलता है। परसिस्टेंस ही वो डिसाइडिंग फैक्टर है जो तय करता है कि कौन इतिहास का हिस्सा बनेगा और कौन भुला दिया जाएगा। नेपोलियन हिल ने लिखा था कि परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। यानी जैसे कार्बन के बिना स्टील मजबूत नहीं बन सकता, वैसे परसिस्टेंस के बिना इंसान का कैरेक्टर मजबूत नहीं बन सकता। हिस्ट्री हमें इसके अनगिनत उदाहरण देती है। चार्ल्स डार्विन की कहानी परसिस्टेंस का एक महान सबूत है। डार्विन ने 1830s में जब पहली बार अपनी वॉयज पर ऑब्जर्वेशंस शुरू किए तो उनके पास सिर्फ स्कैटर्ड नोट्स और वेग आइडियाज थे। लेकिन उन्होंने तुरंत किताब पब्लिश नहीं की। उन्होंने 20 साल तक लगातार रिसर्च की, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉसिल्स, ज्योग्राफी और काउंटलेस स्पीशीज पर ऑब्जर्वेशंस लिखी। उन्होंने हर हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया, हर डाउट को क्रॉस चेक किया और हर नई फाइंडिंग को पेशेंस के साथ रिफाइन किया। सोचिए, अगर डार्विन में परसिस्टेंस न होती, अगर वो बीच में थक कर छोड़ देते, तो शायद दुनिया कभी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज न पढ़ पाती और एवोल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी अधूरा रह जाता। डार्विन का परसिस्टेंस ही था जिसने साइंस को नई दिशा दी और इंसान को अपनी बायोलॉजिकल रूट्स समझने का मौका दिया। एक और अद्भुत मिसाल है राइट ब्रदर्स की। 19वीं सदी में ही कई लोग उड़ने की कोशिश कर चुके थे। सर जॉर्ज केली से लेकर सैमुअल लैंगली तक सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन सब नाकाम रहे। हर असफलता के बाद सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा ये मान चुका था कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता। लेकिन ऑरविल और विल्बर राइट के पास परसिस्टेंस थी। वो बाइसिकल मैकेनिक्स थे, न कोई बड़ा फंडिंग, न कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन सपोर्ट। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी सी वर्कशॉप में एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। एक डिजाइन फेल हुआ, दूसरा क्रैश हुआ, तीसरा हवा में उठा लेकिन तुरंत गिर गया। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन राइट ब्रदर्स ने हर क्रैश को एक नोट की तरह कलेक्ट किया। हर असफलता से सीखा और उसे अगली कोशिश में इंप्रूवमेंट के रूप में यूज किया। आखिरकार 1903 में किटी हॉक की रेत पर जब उनकी मशीन 12 सेकंड तक हवा में उड़ी, तो वो मोमेंट केवल उड़ान की जीत नहीं थी, बल्कि परसिस्टेंस की जीत थी। उनके बाद दुनिया ने उड़ने का सपना हकीकत में बदल दिया। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध एक ही चीज रिपीट करते जाइए। परसिस्टेंस का असली अर्थ है हर असफलता को फीडबैक की तरह लेना, उसे नोट करना और अगली कोशिश में उस नॉलेज को अप्लाई करना। असफलता कोई फाइनल जजमेंट नहीं है, बल्कि एक टेम्परेरी फीडबैक है। यही रीजन है कि जो लोग असफलता से डरकर रुक जाते हैं, वो ग्रोथ के प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं, और जो लोग परसिस्टेंस रखते हैं, वो हर फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बना लेते हैं। साइकोलॉजी भी इसे सपोर्ट करती है। रिसर्च बताती है कि जब इंसान लॉन्ग टर्म गोल के लिए परसिस्टेंस अडॉप्ट करता है, तो उसका ब्रेन एक खास रेजिलियंस मोड में चला जाता है। इसमें डोपामिन सिस्टम गोल की तरफ छोटी छोटी प्रोग्रेस पर रिवॉर्ड देता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बार बार एडजस्ट करना सीखता है। यानी परसिस्टेंस न सिर्फ हैबिट है, बल्कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये आपके ब्रेन को हार से सीखना और अडेप्ट करना सिखाता है। यही कारण है कि जो लोग परसिवियरेंस को प्रैक्टिस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दूसरों से कहीं बेहतर होती है। नेपोलियन हिल ने परसिस्टेंस को सक्सेस की सबसे क्रिटिकल क्वालिटी कहा। उन्होंने लिखा कि बर्निंग डिजायर और इमेजिनेशन आपको शुरू करने की ताकत देते हैं, फेथ आपको बिलीव करने की ताकत देता है,
लेकिन परसिस्टेंस वो पावर है जो आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। बिना परसिस्टेंस कोई भी जर्नी अधूरी है। हिस्ट्री में जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस या मूवमेंट्स हुए हैं, उनके पीछे ईयर्स ऑफ स्ट्रगल और परसिस्टेंस की ही कहानी है। अब सवाल है, आप अपनी जिंदगी में परसिस्टेंस कैसे लाएं? लाइफस्टाइल टिप है, हर असफलता को फाइनल मत मानिए, उसे फीडबैक समझिए। एक नोटबुक या जर्नल रखिए और जब भी आप किसी चीज में फेल हों, उसमें लिखिए कहाँ गलती हुई और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये हैबिट आपकी फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स में बदल देगी। धीरे धीरे आपका दिमाग हर फेलियर को डिफीट नहीं बल्कि डेटा की तरह देखने लगेगा, और यही पर्सपेक्टिव शिफ्ट परसिस्टेंस को मजबूत करता है। परसिस्टेंस ही वो कुंजी है जो आपके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का पुल बनाती है। 19th सेंचुरी की ज्यादातर कंपनियां हार मानकर खत्म हो गईं, लेकिन जिनमें परसिस्टेंस थी वही आगे चलकर लेजेंड्स बनी। डार्विन का 20 साल का पेशेंस, राइट ब्रदर्स का बार बार क्रैश से उठना, ये सब दिखाते हैं कि परसिस्टेंस ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। इसलिए जब भी आप गिरें, खुद से कहिए, ये एंड नहीं, ये सिर्फ एक नोट है, मैं अगली बार और बेहतर करूंगा। यही परसिस्टेंस आपकी हार को जीत में बदल देगी। चैप्टर 5, मास्टरमाइंड और एनवायरनमेंट सफलता सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट का खेल नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी इमेजिनेशन, आपका फेथ और परसिस्टेंस सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक चीज और है जो साइलेंटली आपकी पूरी डेस्टिनी तय करती है। वो है आपका एनवायरनमेंट और आपका मास्टरमाइंड सर्कल। नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड को परिभाषित किया था, एक फ्रेंडली अलायंस विद वन और मोर पर्सन्स हु विल एनकरेज वन टू फॉलो थ्रू विद बोथ प्लान एंड पर्पस। यानी मास्टरमाइंड सिर्फ दोस्तों का ग्रुप नहीं है, बल्कि वो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एनवायरनमेंट है जिसमें आप सोचते, सीखते और बढ़ते हैं। आपकी कंपनी आपके विचारों का लेवल तय करती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं, डर फैलाते हैं और आपको डिस्करेज करते हैं, तो धीरे धीरे वही एनर्जी आपकी सोच पर भी हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं और चैलेंजेस के बीच भी पॉसिबिलिटीज देखते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, नो माइंड इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, इट नीड्स कॉन्टैक्ट एंड एसोसिएशन विद अदर माइंड्स टू ग्रो एंड एक्सपैंड। हिस्ट्री में जेम्स वॉट की कहानी इस सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है। वॉट ने स्टीम इंजन को प्रैक्टिकल बनाने की दिशा में पहला कदम जरूर उठाया, लेकिन अगर वो अकेले होते तो शायद उनकी इन्वेंशन केवल एक वर्कशॉप तक सीमित रह जाती। उनके आसपास इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट्स और इन्वेस्टर्स का एक मास्टरमाइंड सर्कल था जिसने उनकी विजन को शेप दिया। मैथ्यू बोल्टन, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उन्होंने वॉट के आइडियाज में इन्वेस्ट किया और रिसोर्सेज उपलब्ध कराए। केमिस्ट जोसेफ ब्लैक ने उन्हें टेक्निकल नॉलेज और एनकरेजमेंट दिया। इस मास्टरमाइंड अलायंस ने वॉट को वो इकोसिस्टम दिया जिसमें उनकी स्टीम इंजन प्रैक्टिकल बन पाई। यही इंजन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत का कारण बना। अगर वॉट अकेले होते तो शायद हिस्ट्री उन्हें याद भी न रखती, लेकिन मास्टरमाइंड और राइट एनवायरनमेंट ने उन्हें वर्ल्ड चेंजर बना दिया। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है। सोशल साइंस रिसर्च बार बार साबित कर चुकी है कि हैबिट्स और सक्सेस दोनों कंटेजियस हैं। 19वीं सदी से लेकर मॉडर्न ईरा तक काउंटलेस स्टडीज ने यह दिखाया है कि अगर आपके 5 सबसे करीबी दोस्त स्मोकर्स हैं, तो आपके स्मोकर बनने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपके आसपास डिसिप्लिन्ड और एम्बिशियस लोग हैं, तो आपका खुद का प्रोडक्टिविटी लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि इंसान का ब्रेन मिरर न्यूरॉन्स से ऑपरेट करता है, यानी हम सबकॉन्शियसली अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को कॉपी करते हैं। इसका मतलब है कि आप चाहे कॉन्शियसली माने या ना माने, आपका एनवायरनमेंट धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को शेप कर रहा है। मास्टरमाइंड का असली मतलब है कलेक्टिव इंटेलिजेंस। जब 2 या 3 लोग मिलकर आइडियाज शेयर करते हैं, तो उनके दिमाग से निकलने वाली एनर्जी एक नई तीसरी शक्ति पैदा करती है, जो किसी एक दिमाग से अकेले संभव नहीं थी। इसी को नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कहा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यही मास्टरमाइंड प्रिंसिपल काम कर रहा था। वॉट, बोल्टन, ब्लैक और उनके जैसे सैकड़ों थिंकर्स ने मिलकर वो एनवायरनमेंट बनाया जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल दी। यही प्रिंसिपल हर मूवमेंट में दिखता है, चाहे वो रेनेसांस हो, अमेरिकन इंडिपेंडेंस हो या फ्रेंच रेवोल्यूशन। हर जगह मास्टरमाइंड सर्कल्स ने आइडियाज को फ्यूल दिया और एनवायरनमेंट ने उन आइडियाज को मास मूवमेंट्स में बदल दिया।
अब सोचिए, अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है, जहां लोग हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं और खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करते, तो आपका ग्रोथ कैसे पॉसिबल होगा? धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने और बिहेव करने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट बदलना होगा। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने आप को ऐसे सर्कल्स में रखते हैं जो उनसे ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा एम्बिशियस और ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। लाइफस्टाइल टिप सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको इंस्पायर करें, न कि पुल डाउन करें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके सपनों पर हंसते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, तो ये क्लियर सिग्नल है कि आपको अपना एनवायरनमेंट बदलना होगा। ऐसे मेंटर्स ढूंढिए जो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ टाइम बिताइए जो आपको मोटिवेट करें और आपको अकाउंटेबल रखें। अगर फिजिकल एनवायरनमेंट में यह पॉसिबल नहीं है तो किताबों, बायोग्राफीज और ऑनलाइन कम्युनिटीज को अपना मास्टरमाइंड बनाइए। जेम्स वॉट के पास अगर राइट सर्कल ना होता तो स्टीम इंजन प्रैक्टिकल इन्वेंशन न बनती। वैसे ही आपके गोल्स भी सही मास्टरमाइंड के बिना अधूरे रहेंगे। बॉटम लाइन यही है, आपकी कंपनी आपकी डेस्टिनी तय करती है। आपके थॉट्स, आपके हैबिट्स और आपकी अचीवमेंट्स सीधे उस एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं जिसमें आप रहते हैं। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि हिस्ट्री और साइंस दोनों से प्रूवन रियलिटी है। इसलिए आज से कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए कि किसके साथ आप अपना समय बिताते हैं, क्योंकि आपका मास्टरमाइंड ही आपकी सोच की क्वालिटी तय करता है और आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का फ्यूचर तय करती है। आग आपके अंदर है, इमेजिनेशन आपके दिमाग में है, फेथ आपके दिल में है, परसिस्टेंस आपके कैरेक्टर में है और सही मास्टरमाइंड आपके एनवायरनमेंट में है। यही 5 प्रिंसिपल्स आपकी जिंदगी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। याद रखिए, सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने बार बार गिरकर भी उठने की हिम्मत दिखाई हो। और जब आप उठते हैं तो दुनिया के बड़े से बड़े लोग भी आपकी मेहनत और आपके आत्मविश्वास को सल्यूट करते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या आज से ही अपने अंदर की आग को जलाएंगे? अपना वाई लिखिए, सक्सेस की मेंटल मूवी देखिए, रोज एफर्मेशंस बोलिए, हर असफलता को फीडबैक मानिए और अपने मास्टरमाइंड को वाइजली चुनिए। एक्शन अभी शुरू कीजिए, क्योंकि देर करने का मतलब है अपने सपनों को और दूर धकेलना। अगर यह जर्नी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि और लोग भी अपने अंदर की आग को पहचान सकें। और अगर आप सच में इंस्पायर्ड हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। यही आपका पहला एफर्मेशन होगा और आपकी नई शुरुआत का पहला कदम। याद रखिए, आपकी कामयाबी बड़ों को झुका देती है। अब वक्त है अपने अंदर की आग पैदा करने का।